हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और उसमें हमारा चैप्टर 5 प्लानिंग इन इंडिया चल रहा है। इसमें आज हम करेंगे 20 पॉइंट प्रोग्राम एंड एमपीलैट स्कीम। तो शुरू करते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम से। जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था ये सेंट्रल प्लान था, मतलब कि टोटली सेंटर का ही प्लान था। इसमें जितना भी खर्चा था वो सेंटर का ही था और ये लॉन्च हुआ था जुलाई 1975 में। और इसमें जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स थी उन सबको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, स्पेशली उन लोगों की जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। इस स्कीम के अंडर उन सारी स्कीम्स को इम्फेसाइज करा गया था जो पॉवर्टी एलिविएशन से रिलेटेड है या रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड है, हाउसिंग से रिलेटेड जो स्कीम्स है उनको मेजर थ्रस्ट दिया गया था। एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, हेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और जितनी भी स्कीम्स थी इन सब से रिलेटेड उन सब स्कीम्स को इसके अंडर थ्रस्ट दिया गया था। और इसमें जो रूरल एरिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने की भी बात करी गई थी। और ये वाला जो प्रोग्राम था 1975 में लॉन्च हुआ था और 1982 में इसको रिस्ट्रक्चर किया गया, फिर 1986 में फिर से इसको रिस्ट्रक्चर किया गया था। और 1986 में रिस्ट्रक्चर करने के बाद इसका नाम रखा गया था TPP 86 और इसमें टोटल 119 आइटम्स थी जिसको 20 पॉइंट्स में ग्रुपिंग करी गई थी। 119 आइटम्स की ग्रुपिंग करी गई थी 20 पॉइंट्स में। और ये वाले जो सारे के सारे पॉइंट्स थे ये रिलेटेड थे रूरल एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ की इम्प्रूवमेंट से, कि रूरल एरिया में लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको कैसे इम्प्रूव करना है। और आउट ऑफ दीज 119 आइटम्स जो 54 आइटम्स थी उनको मॉनिटर करना था ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी क्राइटेरिया, मतलब कि टाइम के हिसाब से जैसे चीजें बदल रही है उसके अकॉर्डिंग ये जो 54 आइटम्स है इनको हमने अब एवोल्यूशनरी क्राइटेरिया के बेसिस पे मॉनिटर करना था। और जो 65 आइटम्स थी ये थे, इनके थे प्रीसेट फिजिकल टारगेट्स, इसके पहले से ही प्रीसेट फिजिकल टारगेट्स थे। और जो रेस्ट 20 आइटम्स थी ये इंपॉर्टेंट आइटम्स थी और इनको मंथली बेसिस पे इन्होंने मॉनिटर करना था। और इसके जो टारगेट्स थे वो मिनिस्ट्रीज ने सेंट्रल लेवल पे फिक्स किए हुए थे विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। जो स्टेट और यूटी है उनके साथ मिलके इसके जो टारगेट्स थे वो मिनिस्ट्रीज ने फिक्स किए थे। और इस प्रोग्राम के अंडर जो एलोकेशन दी गई थी, जो फंड्स की एलोकेशन होती थी वो 5 ईयर प्लान्स के अंडर ही इनको एलोकेट किए जाते थे फंड्स। जो TPP 86 था उसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया 2006 में और इसका नाम रखा गया TPP 2006। और उस टाइम पे फिर इसमें जो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस थे उनको भी ध्यान में रखा गया। उस टाइम पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस चल रहा था उसके अकॉर्डिंग फिर इसके आगे टारगेट्स फिक्स किए गए। और इसमें फिर यूपीए गवर्नमेंट का जो नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसके साथ फिर इसको लिंक कर दिया गया। और ये पहला ऐसा प्रोग्राम था जो डायरेक्टली रूरल पॉवर्टी की बात कर रहा था। अदरवाइज अभी तक कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं आया था जो डायरेक्टली रूरल पॉवर्टी की बात कर रहा हो। ये 20 पॉइंट प्रोग्राम पहला ऐसा प्रोग्राम था जिन्होंने डायरेक्टली रूरल पॉवर्टी को ही अटैक करा था, डायरेक्टली रूरल पॉवर्टी की ही बात करी थी। तो इसके बाद 1975 के बाद जितने भी 5 ईयर प्लान्स आए थे उन सारे प्लान्स में कहीं ना कहीं पॉवर्टी एलिविएशन की बात करी गई थी, स्पेशली 6th प्लान। अगर हम 6th प्लान की बात करें, 5th प्लान के टाइम पे तो ये आया ही था ना, तो 6th प्लान की अगर हम बात करें, 6th प्लान था 80 से 85 तक। तो इस प्लान का स्लोगन ही इन्होंने गरीबी हटाओ रखा था। तो इसके बाद बाकी के भी जितने 5 ईयर प्लान्स आए थे सब में इन्होंने पॉवर्टी एलिविएशन की बात करी थी। तो ओवर द इयर्स फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई उन सब ने इस प्लान को इम्प्लीमेंट करा। ऐसे नहीं है कि ये कांग्रेस ने बनाया था तो उसके बाद कोई और गवर्नमेंट आती थी तो इसको हटा देती थी, ऐसा कुछ नहीं था। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो, सारे के सारे ही इनको इम्प्लीमेंट करते थे। मिड 2015 की बात करें, अब 2015 में बीजेपी की सरकार आ गई थी, तो 2015 में फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने PMO को एक रिपोर्ट भेजी और उस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि ये वाला जो प्लान है ना, अब जो TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम प्लान है, अब इसका काम खत्म हो चुका है, अब इसकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी है, क्यों ना इस प्रोग्राम को अब बंद कर दिया जाए। लेकिन उस टाइम पे भी PMO ने फिर यही अपना डिसाइड किया कि इस प्रोग्राम को खत्म करने की जगह पे हम इसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, इस प्रोग्राम को फिर से रिस्ट्रक्चर करेंगे और ये काम करेगा। अभी भी TPP प्रोग्राम काम
कर रहा है। तो उस टाइम पे फिर क्या किया रहा था गवर्नमेंट ने, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने जो 50 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी उनको इन्होंने मर्ज करके 30 में चेंज कर दिया था। पहले 50 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिविएशन, फिर उन सबको इन्होंने मर्ज करके टोटल 30 स्कीम्स बना दी। अब देखो जितनी ज्यादा स्कीम्स होगी उनको इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए उन्होंने 50 स्कीम्स की जगह 30 स्कीम्स बना दी, सो दैट कि इंप्लीमेंटेशन का काम ईजी हो जाए और इफेक्टिवली वो काम भी करें। और साथ ही साथ जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल थी उन्होंने भी इस प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लिया था। फिर नेक्स्ट स्कीम आती है एमपी लैड। एमपी लैड की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये भी सेंट्रल स्कीम है, सेंटर की ही स्कीम है, टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट की सब फंडिंग आती है इसमें, मतलब टोटल 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये वाली स्कीम लॉन्च हुई थी 23 दिसंबर 1993 को। अब इस स्कीम में था क्या? ये स्कीम बेसिकली 1990s में जो एमपी थे, एमपीज की डिमांड थी कि कोई ऐसी स्कीम हो जिससे कि वो लोकल एरिया की डेवलपमेंट कर सके, कि अपने जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां की डेवलपमेंट कर सकें। तो उस टाइम पे फिर जो एमपीज की डिमांड थी उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा और ये एमपी लेड स्कीम लेकर आए थे। और इस स्कीम के अंदर जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1993 में, तो उस टाइम पे हर एक एमपी को 5 लाख रुपए दिए जाते थे अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए। और बाद में फिर 1994-95 में ये 5 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया था। अब उसके बाद फिर 1997-98 में एमपीज ने डिमांड रखी थी 5 करोड़ की, कि हमें 5 करोड़ दिए जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने 1998-99 में उनको 2 करोड़ कर दिया था। 5 करोड़ तो नहीं किए बट 2 करोड़ कर दिए थे। फिर अप्रैल 2011 में फिर गवर्नमेंट ने इनका जो फंड था वो बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया, और साथ में ही इसकी कुछ नई गाइडलाइंस भी लेकर आई थी एमपी लेड स्कीम की। अब इस स्कीम के अंडर होता क्या है, इस स्कीम में जो एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको कुछ काम किए जाते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स्ड कम्युनिटी एसेट्स बनाने हैं, या कुछ अगर लोकली कहीं पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ पे डेवलपमेंट करनी है। जैसे कहीं पे कोई स्कूल बनाने की ज़रूरत है, या कहीं पे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल नहीं है तो वहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल, या कोई भी मतलब जो काम करना है लोकली, तो वो काम जो एमपी है उसको दिया जाता है, रिकमेंड करा जाता है। और जो एमपी है वो आगे फिर वो काम देता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिर आगे उसको उस काम को फुलफिल करता है, पूरा करता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो पैसा दिया जाता है ना, जो 5 करोड़ है, वो डायरेक्टली एमपी के अकाउंट में नहीं आता। जो वो पैसा होता है वो स्टेट के पास जाता है। और काम कौन करता है इस स्कीम पे? काम करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। के काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब इसकी जो कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस आई थी, अब देखो जो स्कीम्स होती है उसको रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो हमारी जरूरतें हैं वो भी चेंज होती है, तो उस अकॉर्डिंग फिर ये जो इसका गाइडलाइंस होती है वो भी चेंज होती है, उसको रिवाइज करना पड़ता है। तो नवंबर 2005 में इसकी गाइडलाइंस को फिर से रिवाइज किया गया था, सो दैट कि इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा इंप्रूव किया जाए, इस पे मॉनिटर किया जाए, रिव्यू किया जाए। स्कीम को मॉनिटर किया, रिव्यू किया और इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा इंप्रूव किया। फिर बाद में फिर देखने में आया कि इस स्कीम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे थे। इस स्कीम में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ गया कि जो एमपीज है वो करप्ट है, वो फंड्स खा जाते हैं, और कुछ पैसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खा जाते हैं, कुछ एमपी खा जाते हैं। तो बेसिकली जो डेवलपमेंट का कोई भी काम हो नहीं रहा। जो भी फंड्स आते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो जो फंड्स होते हैं वो या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खा जाता है या फिर एमपी खा जाते हैं, ये सुनने में आया था। तो इसके लिए फिर जो पीआरआईज थी, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थी, इसमें जो पंच वगैरह होते हैं, सरपंच होते हैं, तो उन्होंने क्या डिमांड करा? तो उन्होंने डिमांड करा कि क्यों ना आप इनको एमपीज को पैसा देने की जगह पे आप डायरेक्टली पीआरआईज को पैसा दो, सो दैट कि हम डायरेक्टली अपना काम कर लें। क्योंकि जो एमपी के थ्रू फंड आता है वो हमारे तक तो पहुंचता ही नहीं है। ये तो डायरेक्टली जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का आइडिया है इसको ये तो खत्म ही कर रहे हैं जो एमपीज हैं। तो इसलिए क्यों ना आप पीआरआईज को पैसा दो और फिर आगे जो डेवलपमेंट का काम है वो पीआरआईज खुद कर लेंगे, लोकल बॉडीज, क्योंकि जो काम है वो तो लोकल बॉडीज ही करेंगी ना। अब लोकल बॉडीज को पता है कि कहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है, कहाँ पे कुआं चाहिए या कहाँ पे क्या चीज चाहिए, ये तो लोकल बॉडीज को पता है। तो कहीं ना कहीं उनकी बात भी सही थी। लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर जो एमपी लेड स्कीम थी इसके काम को थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया
इस जो एमपी लेड स्कीम थी उसकी फिर इन्होंने रिवाइज्ड गाइडलाइंस लेकर आए 2014 में, मई 2014 में, MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फिर ये इस जो एमपी लेड स्कीम थी इसकी रिवाइज्ड गाइडलाइंस लेकर आए, जिसमें इन्होंने कुछ फाइन पॉइंट्स दिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए जो क्लियरली यहाँ पे इन्होंने बताए। यहाँ पे इन्होंने बताया, इन्होंने फिर एक लिस्ट बनाई प्रोहिबिटेड आइटम्स की और एक बनाई परमिसिबल आइटम्स की, कि एमपीज ने कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करना है और कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च नहीं करना, कौन कौन सी प्रोहिबिटेड आइटम्स है, कौन कौन से जो सेक्टर्स है वहाँ पे पैसा खर्च नहीं करना और कौन कौन सी जगह पे पैसा खर्च करना है। तो ये 2 लिस्ट उस टाइम पे बनाई गई थी। और इसके अलावा फिर इन्होंने बोला कि जो एमपीज है वो ट्रस्ट और सोसाइटीज को भी पैसा देंगे जो कि ट्राइबल पीपल की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। और स्टार्टिंग में जो ये जो पैसा था जो ट्रस्ट और सोसाइटीज को देना था, ये पैसा था 50 लाख तक का, कि 50 लाख तक जो एमपी है वो पैसा ट्रस्ट और सोसाइटीज को दे सकते हैं। अब जो कई ट्रस्ट और सोसाइटीज होती है वो बहुत अच्छा काम करती भी है लोगों के लिए, जो लोगों की डेवलपमेंट के लिए वो अच्छा काम करती भी है। तो स्टार्टिंग में इसकी जो लिमिट थी वो 50 लाख थी और बाद में फिर ये वाली जो लिमिट थी वो बढ़ा के 75 लाख कर दी गई थी। फिर इन्होंने बात करी थी इसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट करने की, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसको भी फिर ये एमपी लेड स्कीम के अंडर लेकर आए थे, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो भी एमपी लेड स्कीम के अंडर एलिजिबल है, वहां पे भी पैसा खर्च होगा जो एमपी लेड से पैसा आएगा। फिर जो एमपी लैड का काम, किसी स्टेट में एमपी लैड ने काम अपना अबेंडन कर दिया या सस्पेंड कर दिया, बीच में ही रोक दिया, और वो वाला जो काम होगा वो कंप्लीट कौन करेगा, उसको कंप्लीट करेगी स्टेट। फिर अगर इन केस स्टेट में कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है या मैन मेड कैलेमिटी आती है, जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया था, या कोई और डिजास्टर आता है, कोई अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गए या कुछ भी आ गया, फ्लड्स आ गए, कोई भी नेचुरल या मैन मेड कैलेमिटीज आती है, तो उस केस में जो फंड्स है वो एमपी लैड स्कीम से एलोकेट किए जा सकते हैं। अब जो एमपी लैड में जो फंड होते हैं वहां पे जो एमपी होता है, एमपी आउटसाइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट और यूटी पे भी खर्च कर सकता है। अब ऐसे नहीं है कि एमपी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया है वहीं पे खर्च करेगा, उससे बाहर भी खर्च कर सकता है। जैसे कि कोई लोकसभा का नॉमिनेटेड एमपी है, तो वो वाला जो एमपी होगा वो स्टेट से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर भी पैसा खर्च कर सकता है। या फिर कोई राज्यसभा का नॉमिनेटेड एमपी है तो वो पूरे सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च कर सकता है। फिर इसमें फिर एमपी लैड स्कीम के अंदर और बहुत सारी जो सेंट्रल स्कीम थी या फिर स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, लाइक एमजी नरेगा हो गया, इन स्कीम को भी इसके साथ कन्वर्ज किया जा सकता है। फिर लोकल बॉडीज से जो फंड्स आते हैं उनको एमपी लैड वर्क के साथ पूल किया जाएगा। पब्लिक एंड कम्युनिटी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इस स्कीम के अंडर परमिसिबल कर दी इन्होंने। 1 MP 1 आइडिया लेकर आई है कि अगर किसी एमपी का कोई बेस्ट इनोवेटिव आइडिया आता है तो उस अकॉर्डिंग उसको फिर फंड्स दिए जाएंगे, सो दैट की जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए। प्रायोरिटी बेसिस पे फिर उसको फंड्स दिए जाएंगे, क्योंकि जो लोकल एरियाज है उनकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से रिलेटेड अगर कोई एमपी इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है तो उसके बेसिस पे फिर उसको फंड्स प्रायोरिटी बेसिस पे दिए जाएंगे। और ये जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा, ऑडिटिंग की जाएगी जो फंड्स एमपी को मिलते हैं, सो दैट की करप्शन को रोका जा सके। अब इसमें फिर इन्होंने एमपी के पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई थी। अब ठीक है, पहले चॉइसेस नहीं थी, पहले तो एमपी को पैसा दे दिया जाता था डेवलपमेंट के लिए, कहीं पे भी खर्च करता था वो। अब जो एमपी था उसके पास चॉइसेस होती थी, बहुत सारी चॉइसेस होती थी, कि जैसे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर सकता है, ड्रिंकिंग वाटर पे उसने करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है अपने जो उसका एरिया है वहां पे, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, एजुकेशन, रोड्स, हेल्थ, सैनिटेशन, नेचुरल कैलामिटी, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एमपी का पैसा है, जो एमपी लैड स्कीम का पैसा है वो खर्च करना है, सो दैट कि ये वाली स्कीम जो है वो डायनामिज्म और फ्लेक्सिबल हो सके। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।